हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो सीरीज में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और उन्हें समझ करके याद करेंगे, जिससे कि हमें अधिक से अधिक याद रहे। साथ ही साथ इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी गौर करेंगे, जिससे कि हमें ये अध्याय बेहतर ढंग से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास से 6 से 7 प्रश्न सीजीपीएससी या व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं, उनमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से 6 से 7 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिनमें से एक प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से, एक या दो प्रश्न आधि ऐतिहासिक काल से और 3 से 4 प्रश्न ऐतिहासिक काल से पूछे जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल और आधि ऐतिहासिक काल, यहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, चलिए उसे समझते हैं। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल है 44.21%। तो आप समझ सकते हैं कि आज से कई हजार साल पहले छत्तीसगढ़ में कितना वन क्षेत्र रहा होगा। दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन और अर्ध ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ से बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न भी कम पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन। तो इतिहासकारों के द्वारा इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इन बांटे हुए 3 भागों को नाम दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे समझते हैं इन तीनों में क्या अंतर है। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल के स्रोत केवल पुरातात्विक हैं, लिखित स्रोत नहीं है। अर्थात इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लिखित अर्थात साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए पाषाण काल, इसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। आधि ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित अर्थात साहित्यिक साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं, परंतु लिखित साक्ष्य को, साहित्यिक साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास के इस कालखंड को आधि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे आधि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिससे पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य अर्थात साहित्यिक साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं और इसके साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेदों के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो वैदिक काल से आगे के काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। चलिए समझते हैं इन कालों को कैसे विभाजित किया गया है। किसी काल विशेष में मानवों के द्वारा अपनी जीवन की सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं, पत्थरों का उपयोग किया गया। जिस काल में मानवों के द्वारा अपने जीवन की उपयोग के लिए, अपने जीवन की सरलता के लिए पाषाण अर्थात पत्थरों का प्रयोग किया गया,
उस काल को पाषाण काल, पत्थर काल या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। और जिस काल में मानवों के द्वारा अपने जीवन की सरलता के लिए, अस्त्र शस्त्रों के लिए कांस्य धातु का प्रयोग किया गया। कांस्य एक मिश्र धातु है जो टिन और तांबे के मिश्रण से बनता है। इस युग को कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। और मानवों के द्वारा अपने जीवन की सुविधाएं के लिए, अस्त्र शस्त्र के लिए लोहे का प्रयोग किया गया। उस युग को लौह युग या आयरन एज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल में मानवों के द्वारा प्रयोग किए गए आधुनिक हथियारों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया: पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। दोस्तों, इस पाषाण काल को, इस पत्थर के काल को 4 भागों में पुनः बांटा गया। पत्थर के इस काल को उस काल विशेष में जो घटनाएं हुई, मानवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में लाए गए, उनके रहन सहन, तौर तरीकों के आधार पर पाषाण काल को पुनः 4 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, ये पाषाण काल के पहले का समय है। इसे पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल कहा गया। मध्य पाषाण काल, ये पाषाण काल के मध्य का समय, इसे मध्य पाषाण काल कहा गया। और उत्तर पाषाण काल, ये पाषाण काल का अंतिम स्टेज है, इसे उत्तर पाषाण काल कहा गया। नव पाषाण काल, ये मानव के विकास की अवस्था का इसे अंतिम स्टेज माना जाता है। माना जाता है कि नव पाषाण काल के समय लोग कंदरा निर्माण करना, गुफाओं में रहना, कटाई करना, औजार का निर्माण करना, कृषि करना, ये सारी चीजें सीख लिया था। नव पाषाण काल को होमो सेपियंस काल के नाम से भी जानते हैं। चलिए पाषाणकालीन इन स्थानों को याद करते हैं और वहां से प्राप्त हुई साक्ष्यों को याद करते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं महानदी घाटी से और सिंघनपुर की गुफा से। सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं सीढ़ी नुमा मानव की आकृति और शिकार करता हुआ मानव, ये गहरे लाल रंग में है। वही मध्य पाषाण काल, यहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ से, जो कि रायगढ़ जिला में है। और इस कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं पंक्तिबद्ध मानव की आकृति। ध्यान रखिए, सिंघनपुर की गुफा, यहाँ सीढ़ी नुमा मानव की आकृति है और कबरा पहाड़, यहाँ पंक्तिबद्ध मानव की आकृति है। घड़ियाल, सांभर और लाल रंग की छिपकली प्राप्त हुए हैं। अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ से। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखिए कबरा पहाड़ से। घाट लोहांग, ये बस्तर जिले में है, ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थान है। कालीपुर, ये भी बस्तर जिले में है और ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थान है। अब देखते हैं उत्तर पाषाण कालीन स्थानों को। तो उत्तर पाषाण कालीन स्थान है धनपुर, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में है, और महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा। धनपुर से प्राप्त हुए हैं ज्यामिति अलंकार की साक्ष्य, इसे ध्यान में रखिए। महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुए हैं, इसे हाइपेटाइपेटस के नाम से भी जानते हैं, मूसल, पत्थर के हस्तचलित कुदाल। ये सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुए हैं, इसे ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण कालीन स्थल है अर्जुनी, जो कि दुर्ग जिला में है।
और टेरम जो कि रायगढ़ जिले में है, और चितुआ डोंगरी जो कि राजनांदगांव जिले में है। चितुआ डोंगरी से प्राप्त हुआ है हथौड़ा, छिद्रित घन औजार। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, छिद्रित घन औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा चितुआ डोंगरी से। तो ये है नवपाषाणकालीन स्थल। ये पुनः एक बार इसे रिपीट करते हैं। इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और आधैतिहासिक काल जिससे पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं, परंतु लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल, इससे भी पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सकता है। इस प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल उस कालखंड को कहा गया जिस काल में मानवों के द्वारा पत्थरों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए और अस्त्र शस्त्र के लिए किया जाता था। कांस्य युग, कांस्य युग उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड में मानवों के द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग अपने जीवन यापन के लिए और अस्त्र शस्त्र के लिए किया जाता था। लौह युग, लौह युग उस युग को कहा गया है, उस कालखंड को कहा गया है जिस युग में मानवों के द्वारा लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किया गया। इस पाषाण काल को पुनः 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल स्थल है महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सीढ़ी नुमा मानव की आकृति और शिकार करता मानव, ये दोनों गहरे लाल रंग में है। वही मध्य पाषाणकालीन स्थल है कबरा पहाड़, घाट लोहांग जो कि बस्तर जिले में है, और कालीपुर, ये भी बस्तर जिले में है। कबरा पहाड़ी रायगढ़ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पंक्तिबद्ध मानव की आकृति, घड़ियाल, सांभर और लाल रंग की छिपकली, साथ में अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार। वही उत्तर पाषाणकालीन स्थल है धनपुर जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में है, महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ जिला में है। धनपुर से प्राप्त हुए हैं ज्यामिति अलंकार और सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुए हैं मूसल, जिसे हाइपेटाइपेसल के नाम से जानते हैं, पत्थर के हस्तचलित कुदाल। नवपाषाण काल स्थान है अर्जुनी जो कि दुर्ग जिला में है, टेरम जो कि रायगढ़ जिले में है, और चितुआ डोंगरी जो कि राजनांदगांव जिले में है। चितुआ डोंगरी से प्राप्त हुए हैं हथौड़ा, छिद्रित घन औजार। इन सारे साक्ष्यों को याद रखिए, इन्हीं साक्ष्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कांस्य युग और लौह युग। तो कांस्य युग इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जिस युग में मानवों के द्वारा अपनी जीवन यापन के लिए, अपने अस्त्र शस्त्रों के लिए कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। ये कांस्य धातु तांबे और टिन के मिश्रण से बनता है। तो छत्तीसगढ़ में कांस्य युग का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। मध्य प्रदेश के बालाघाट के बुंग एरिया से साक्ष्य प्राप्त हुआ है कांस्य युग का। लौह युग का साक्ष्य, तो लौह युग का साक्ष्य छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल से लौह युग का प्रारंभ माना जाता है। छत्तीसगढ़ में शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था, जिसे पाषाण घेरे, महापाषाण स्मारक या पट्टुम कहते हैं। इसकी साक्ष्य छत्तीसगढ़ के
बालोद जिले के चिरचारी, करही भदर और सोरर से प्राप्त हुआ है। वहीं बालोद के करका भाटा से लोहे के औजार और लाल मृत भांड प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव जिले के गढ़ धनौरा से 500 महापाषाणिक स्मारक प्राप्त हुए हैं और इस 500 महापाषाणिक स्मारक के सर्वेक्षण करता है J.R. काम्बले और डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्र। इसे ध्यान रखिए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 500 महापाषाणिक स्मारक जो कि कोंडागांव गढ़ धनौरा से प्राप्त हुए हैं, इसके सर्वेक्षणकर्ता कौन है? तो याद रखिए J.R. काम्बले और डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्र। इसे 2-3 बार रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख शैलाशयों के खोजकर्ता को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन शैलाशयों के खोजकर्ता है एंडरसन। इन्होंने सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़ी की खोज करी। एंडरसन ने सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़ी का खोज एंडरसन के द्वारा 1910 ईस्वी में सर्वप्रथम की गई। चितुआ डोंगरी की खोज करता है B.S. बघेल और डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्र। इन्हें 2-3 बार याद करिए, याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता केवल सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होता। वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है और उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जानते थे। छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों ने भी वैदिक सभ्यता के समान ही महाकाव्य काल रच दिए। महाकाव्य काल है, पहला रामायण काल और दूसरा महाभारत काल। रामायण काल के कौशल खंड ग्रंथ में उल्लेख है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन नाम का एक राज्य था। इस राज्य का शासक था कोसल और यह कोसल अपने इस राज्य का नाम अपने नाम पर कोसल रखा और इसी कोसल राज्य के शासक के वंशावली में कोसल का शासक हुआ भानुमंत और इस भानुमंत के पुत्री का नाम थी कौशल्या। कि महाभारत ग्रंथ के अनुसार कोसल राज्य को 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल का क्षेत्र अभी वर्तमान यूपी वाला क्षेत्र है और दक्षिण कोसल जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र है। वायु पुराण के अनुसार कोसल को 7 भागों में बांटा गया है। पहला काशी कोसल, दूसरा कलिंग कोसल, तीसरा क्रांति कोसल, चौथा चेदी कोसल, पांचवा मैकल कोसल, छठवां पूर्वी कोसल और 7वां दक्षिण कोसल। इसे ध्यान रखिए, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। उत्तर कोसल जो कि अभी वर्तमान यूपी वाला क्षेत्र है, वहाँ का शासक था राजा दशरथ और उसका पुत्र हुआ राम। दक्षिण कोसल जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ का शासक हुआ भानुमंत और इसकी पुत्री का नाम था कौशल्या। राम और कौशल्या का विवाह हुआ और इन दोनों के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। लव को उत्तर कोसल का राजा बनाया गया और कुश को दक्षिण कोसल का राजा बनाया गया। कुश ने अपनी राजधानी कुश स्थली को बनाया जो कि वर्तमान में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। भगवान राम का ननिहाल दक्षिण कोसल को कहा जाता है। चलिए रामायण कालीन स्थलों को देखते हैं।
पहला रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी जो कि सरगुजा जिले में है। दूसरा सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा गुफा ये भी सरगुजा जिले में है और इसके खोज करता है कर्नल औसले। तीसरा लक्ष्मण बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा ये भी सरगुजा जिला में है। चौथा सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा गुफा ये भी सरगुजा जिले में है। पांचवा सीतामढ़ी और सीता रसोई ये कोरिया जिले में है। किष्किंधा पर्वत, सातवां सीता लेखनी पहाड़ ये सूरजपुर जिला में है। आठवां लक्ष्मण पंजा ये सूरजपुर जिला में है। नौवां किलकिला घाटी ये जसपुर जिला में है। 10वां सिवरी नारायण और खरौल ये जांजगीर चांपा जिला में है। 11वां तुरतुरिया, वाल्मीकि का आश्रम है यहाँ तुरतुरिया में, ये बलौदा बाजार जिला में है। 12वां सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत धमतरी जिला में है, यहाँ सिंगी ऋषि का आश्रम है। 13वां पंचवटी, पंचवटी ये केशकाल कांकेर जिला में है। और 14वां है बस्तर, बस्तर को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इसे असुरों का क्षेत्र कहा जाता था। रामायण काल में बस्तर के साल वनों का उल्लेख है, इसे ध्यान रखिए, साल वनों का उल्लेख है। चंदखुरी, चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है जो कि रायपुर जिला में है। अब देखते हैं महाभारत कालीन स्थलों को। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था और बस्तर को कांतार या महाकांतार के नाम से जाना जाता था। रतनपुर का नाम मणिपुर था और सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर था। चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी का नाम था और अर्जुन का पुत्र था भब्रुवाहन और भब्रुवाहन का राजधानी था सिरपुर। चलिए महाभारत कालीन अन्य स्थलों को देखते हैं। ऋषभ तीर्थ और गुंजी ये दमोह दरहा जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। खल्लारी, खल्लारी जो कि महासमुंद जिले में है। इसी खल्लारी से खल्य वाटिका जो कि पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया गया था उसके अवशेष प्राप्त हुआ है खल्लारी से। भीम के पांव चिन्ह, भीम पांव के चिन्ह ये भी खल्लारी से प्राप्त हुआ है। सिरपुर जो कि महासमुंद जिला में है सिरपुर। पुजारी कांकेर, पुजारी कांकेर में है पांडव पर्वत। इस पांडव पर्वत में सभी पांडवों के, पांचों पांडवों के मंदिर है और ये बीजापुर जिला में है। महाभारत कालीन शासक ताम्रध्वज, इनकी राजधानी था रतनपुर और रतनपुर का प्राचीन नाम है मणिपुर। राजा मोरध्वज जिसका संबंध आरंग और रतनपुर से है, कहा जाता है कि राजा मोरध्वज ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। आज ऐतिहासिक काल के और अन्य कालों को पढ़ते हैं। तो एक है महाजनपद काल, मौर्य काल और सतवाहन काल, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ये दोनों समकालीन हैं। गुप्त वंश, वाकाटक वंश और नल वंश, इन तीनों वंश को एक साथ पढ़ेंगे, ये तीनों भी समकालीन हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व के काल को महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। इस काल को बौद्ध काल और महावीर काल के नाम से भी जाना जाता है। इस महाजनपद काल के समय भारत जो है 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसमें से एक था कोसल और चेदी महाजनपद। 2 धर्म ग्रंथों में इसका साक्ष्य मिलता है। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार अवदान शतक और आगंतुर निकाय, तो आगंतुर निकाय के अनुसार छत्तीसगढ़ कोसल महाजनपद का हिस्सा था और इसका उल्लेख
639 ईस्वी में चीनी यात्री वेन सांग छत्तीसगढ़ आया था और इन्होंने अपने किताब सी यू की में लेख किया है, सी यू की में बताया है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में 3 माह के लिए आए थे और यहाँ रुके हुए थे। जब वेन सांग छत्तीसगढ़ आया उस समय सिरपुर में पांडुवंशी महाशिव बालार्जुन शासक था। तो इसे ध्यान रखिए, ये वेन सांग यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वेन सांग छत्तीसगढ़ कब आया था? 639 ईस्वी में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो महाशिव बालार्जुन के शासनकाल में आया था। जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था और इस चेदी से बना है चेदिसगढ़ और इस चेदिसगढ़ से बना छत्तीसगढ़। तो भगवती सूत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदिसगढ़ का अपभ्रंश है, ऐसा माना गया है। तो ये है महाजनपद काल में। चलिए अब इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों पर गौर करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 2, बी है 3, सी 4 और डी 5। तो इतिहास को ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। इसका सही आंसर होगा 3। पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए धनपुर जिला बिलासपुर, बी अर्जुनी जिला दुर्ग, सी सिंघनपुर जिला रायगढ़ और डी कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। इसका सही उत्तर है डी कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। यहाँ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिए, औजार पूछा है यहाँ पर, तो पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ से। यहाँ अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार प्राप्त हुए हैं। पत्थर के हस्तचलित कुदाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गढ़धनौरा, ऑप्शन बी सिंघनपुर की गुफा, ऑप्शन सी सरगुजा गुफा और ऑप्शन डी वारंगल गुफा। इसका सही आंसर होगा सिंघनपुर की गुफा। पत्थर के हस्तचलित कुदाल सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी सरगुजा और ऑप्शन डी दुर्ग। तो इसमें का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रायगढ़। रायगढ़ शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध जिला है। छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी किस रंग से की गई है? ऑप्शन ए हरे रंग, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी पीले एवं नीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाल रंग से। पाषाण घेरों से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए शव को दफनाने से, ऑप्शन बी शव को जलाने से, ऑप्शन सी शव की अंतिम क्रिया से, ऑप्शन डी शव को स्नान कराने से। तो पाषाण घेरे से अभिप्राय है शव को दफनाने से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में पाषाण घेरे किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कोंडागांव गढ़धनौरा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़ के कबरा पहाड़ से, ऑप्शन डी सरगुजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोंडागांव गढ़धनौरा। यहाँ से 500 महापाषाणिक स्मारक के स्रोत महास्मारक प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए चितवा डोंगरी, ऑप्शन बी टेरम, ऑप्शन सी अर्जुनी और ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। चितवा डोंगरी, टेरम और अर्जुनी इन तीनों स्थानों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाशय कहाँ हैं? चंदखुरी, रायपुर, कुदुमसार, ऑप्शन सी सिंघनपुर रायगढ़, ऑप्शन डी रामगढ़ सरगुजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंघनपुर की गुफा, रायगढ़ जिला। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए धनपुर, जिला बिलासपुर, ऑप्शन 2 अर्जुनी, जिला दुर्ग, ऑप्शन 3 सिंघनपुर, जिला रायगढ़ और चौथा है कबरा पहाड़, जिला रायगढ़। पाषाण युग के कार्यक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित करिए। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 3 4 1 2 और ऑप्शन डी 4 1 2 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। सी में है 3 में है सिंघनपुर रायगढ़। तो सिंघनपुर से पूर्व पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कबरा पहाड़ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धनपुर से उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अर्जुनी से नव पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं वैदिक काल से किस ब्राह्मण ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए गोपद, ऑप्शन बी शतपथ, ऑप्शन सी तैतरेय और ऑप्शन डी कौशितिकीय। सही आंसर होगा ऑप्शन डी कौशितिकीय। किस ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए शतपथ, ऑप्शन बी कौशितिकीय, ऑप्शन सी तैतरेय, ऑप्शन डी गोपद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौशितिकीय। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए दक्षिण कोसल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दक्षिण कोसल ये रामायण काल में जाना जाता था। छत्तीसगढ़ ये जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार था। ये दंडकारण्य ये बस्तर को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था। पौरुषणी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी रेवा और ऑप्शन डी महानंदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेवा। रेवा के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता था। रामायण काल में दक्षिण कोसल की भाषा थी। ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी कोसली, ऑप्शन डी हिंदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोसली। रामायण काल में बस्तर जिले का नाम क्या था। ऑप्शन ए दंडकारण्य, ऑप्शन बी चित्रांगतपुर, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी आनंद नगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दंडकारण्य। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया था। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी कुश, ऑप्शन सी अंगद, ऑप्शन डी लव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुश को। कुश को राम ने दक्षिण कोसल राज्य दिया था। रामायण काल से संबंधित है। ऑप्शन ए सीता बेंगरा की गुफा, ऑप्शन बी लक्ष्मण बेंगरा, ऑप्शन सी रामगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन डी ये चारों सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी रामायण कालीन स्थल है। सीता लेखनी सीता पहाड़ी, सीता लेखनी पहाड़ी किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी कांकेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरजपुर।
रामायण काल में छत्तीसगढ़ के किस आश्रम का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए कण्व आश्रम, ऑप्शन बी तुतुरिया आश्रम, ऑप्शन सी कपिल मुनि आश्रम, ऑप्शन डी नागानंद आश्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुतुरिया आश्रम। अब देखते हैं महाभारत काल से संबंधित प्रश्न। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दक्षिणपथ, ऑप्शन बी कांतार, ऑप्शन सी प्राग कौशल, ऑप्शन डी कौशल। इसका सही आंसर होगा प्राग कौशल, ऑप्शन सी प्राग कौशल। बस्तर को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कांतार, ऑप्शन बी आटविक राज्य, ऑप्शन सी महाकांतार, ऑप्शन डी दक्षिणापथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांतार। महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? ऑप्शन ए महानदी घाटी का क्षेत्र, ऑप्शन बी रायगढ़ का क्षेत्र, ऑप्शन सी बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, ऑप्शन डी रतनपुर का क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। महाभारत कालीन शासक ताम्रध्वज की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए रतनपुर, ऑप्शन बी सिद्धपुर, ऑप्शन सी राजिम, ऑप्शन डी आरंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रतनपुर। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए आरंग, दूसरा खल्लारी, तीसरा रतनपुर और चौथा रायपुर। इसके कोड दिए गए हैं। ऑप्शन ए और 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2 और 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से प्रश्न। महात्मा बुद्ध किस शासनकाल में छत्तीसगढ़ आए थे? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी सतवाहन काल, ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी महाजनपद काल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाजनपद काल। गौतम बुद्ध महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ में गौतम बुद्ध के आगमन की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होती है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन सी दिव्यावदान, ऑप्शन डी अवदान शतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवदान शतक। हेन त्सांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की? ऑप्शन ए 639 ईस्वी में, ऑप्शन बी 362 ईस्वी में, ऑप्शन सी 739 ईस्वी, ऑप्शन डी 539 ईस्वी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 639 ईस्वी में। इन्हीं यात्री हेन त्सांग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के सिरपुर जिला में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए कुमारिल भट्ट, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी बौद्ध भिक्षु आनंद और ऑप्शन डी हेन त्सांग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध भिक्षु आनंद। बौद्ध भिक्षु आनंद के द्वारा स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण सिरपुर में कराया गया था। अब देखते हैं जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित प्रश्न। छत्तीसगढ़ के गुंजी, दमोदरहा व बूढ़ी खार में मल्हार किस जैन तीर्थंकर से संबंधित स्थान है? सही है ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। गुंजी के दमोदरहा और बूढ़ी खार जो कि मल्हार में है, यहाँ से ऋषभदेव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अजितनाथ, ऋषभदेव एवं चंद्रप्रभा की प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए पाली,
ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी सिरपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिरपुर। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित स्थान है। ऑप्शन ए आरंग सिरपुर, ऑप्शन बी मल्हार धनपुर, ऑप्शन सी रतनपुर पदमपुर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। तीनों स्थानों से जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महावीर स्वामी वर्धमान से संबंधित क्षेत्र है। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी आरंग, ऑप्शन सी महासमुंद, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आरंग। अब महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध छत्तीसगढ़ से है? ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी चेदी, ऑप्शन डी पांचाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेदी महाजनपद से। जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ का अपभ्रंश माना जाता है। महाजनपद काल के अंतर्गत चेदी वंश की राजधानी शक्तिमती को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी चेदीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीस दुर्ग, ऑप्शन डी चेदी दुर्ग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी चेदीसगढ़। शक्तिमती को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।